स्टॉकहोम से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन में जो 4 जमाती इत्तेहाद की नई हुकूमत जो है वो मुमकिन तौर पे मार्ज़ वजूद में आ जाएगी। उस 4 जमाती इत्तेहाद ने जो अपनी एक 4 साला मनसूबा है और एक आपस में एक मुआहदा है जिस पे वो पहुँचे हैं, 63 सफ़ात का मुआहदा। उसकी पहली किस्त आपने मुलाजा की जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और तवानाई और बाकी क्रिमिनलिटी जराइम्स के हवाले से उनकी पॉलिसी बताई। आज की इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि ये हुकूमत जो है वो इमिग्रेशन के हवाले से, जॉब्स के हवाले से और जो स्टूडेंट्स के वीज़े हैं, एडमिशन्स हैं, उनके हवाले से इन्होंने क्या तजावीज़ दी हैं। याद रहे कि ये तमाम अभी तजावीज़ हैं। ये तजावीज़ जो हैं वो हुकूमत के पास आएंगी, गवर्नमेंट के पास आएंगी, कुछ पार्लियामेंट में जाएंगी। जब वहाँ पे बहस होगी तो फिर कानून बनेगा। हो सकता है उसमें कुछ तब्दीलियाँ भी आ जाएं, लेकिन अभी इन 4 जमातों ने इन पे इत्तफाक किया है। और इसमें कुछ तो बराह रास्त तजावीज़ हैं जो सीधी जो है वो गवर्नमेंट के पास और पार्लियामेंट के पास जाएंगी, और कुछ जो है उस पर वो कमेटियां बनाएंगे जो उसका जायज़ा लेके उसकी फिर जो पूरा एक तजवीज़ की सूरत में वो आगे पेश करेंगे। तो इमिग्रेशन के हवाले से इन्होंने काफ़ी सख्त कवानीन बनाए हैं, क्योंकि ये जो हुकूमत बन रही है इसमें एसडी जो स्वीडिश डेमोक्रेट है वो एंटी इमिग्रेंट पार्टी है। वो कहते हैं जी इमिग्रेशन बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तो उसमें मॉडरेट पार्टी भी तकरीबन किसी हद तक जो है वो सख्त इमिग्रेशन के हक में है। इसमें सिर्फ लिबरल किसी हद तक लिबरल है, लेकिन लिबरल भी अब चूंकि इनका साथ दे रही है तो इसमें जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मगदलेना अंदरशन उन्होंने बड़ी चोट की है कि लिबरल को अब अपना नाम तब्दील कर लेना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से सबसे पहले तो इन्होंने ये फैसला किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है मुहाजिरीन का UNHCR, वो हर साल मुल्कों को एक कोटा देता है मुहाजिरीन का, और वो मुल्क लेने के पाबंद होते हैं। तो स्वीडन अभी 6400 जो रेफ्यूजीज़ हैं, मुहाजिरीन हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा के उस कोटे से लेता है और उनको आते ही यहाँ पे जो है वो वीज़ा मिल जाता है। अब ये जो गवर्नमेंट आ रही है कह रही है कि 6400 की बजाय हम सिर्फ 900 जो है वो सालाना रेफ्यूजीज़ लेंगे। दूसरे नंबर पे जिन लोगों को यहाँ पे रेजिडेंस परमिट मिलेगा भी, तो वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि पहले दिन से ही उनको तमाम सहूलतें जैसे बच्चों का अलाउंस है या दूसरी सहूलतें हैं वो पहले से ही नहीं मिल जाएंगी। इसका हम जायज़ा लेंगे कि उनको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें मिलनी चाहिए। तीसरी एक और उनकी तजवीज़ ये है कि जो लोग जाते हैं अस्पतालों में, स्कूलों में, बाकी जगह पे वकील के पास, वो वहाँ पे तर्जमान लेते हैं, ट्रांसलेटर लेते हैं, तो कहते हैं कि इसको भी लिमिट किया जाए और हर जगह पे फ्री ट्रांसलेटर ना दिया जाए। कुछ जगह पे लोगों को खुद पे करना पड़े अपने ट्रांसलेटर्स के लिए, और ये सारी अभी तजावीज़ हैं। इसके बाद बहुत बड़ी जो उनकी तजवीज़ है जिससे बहुत असर पड़ेगा उन लोगों के लिए जो स्वीडन आना चाहते हैं वर्क परमिट पे। वो कहते हैं जी कि वर्क परमिट पे के लिए कम से कम जो तनख्वाह है वो स्वीडन की औसत तनख्वाह के बराबर होनी चाहिए, और स्वीडन की जो एवरेज सैलरी है इस वक्त तनख्वाह है वो 33,200 स्वीडिश क्रोन है। तो अगर आप स्वीडन में रहते हैं और 33,200 स्वीडिश क्रोन आप कमाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप औसत स्वीडन की तनख्वाह कमा रहे हैं। तो वर्क परमिट के लिए कम से कम तनख्वाह जो है 33,200 स्वीडिश क्रोन होगी। इससे कम पे वर्क परमिट जो है वो जारी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ जो अला तालीम याफ्ता लोग हैं या क्वालिफाइड जॉब्स हैं या बहुत हुनरमंद हैं, टेक्निकल लोग हैं, उनके लिए ही मुमकिन होगा। इसका अगला पॉइंट ये है कि जो PhD के लिए लोग आएंगे या जो रिसर्च के लिए आएंगे उनके लिए स्पेशल कवानीन खुसूसी बनाए जाएंगे रेजिडेंस परमिट के लिए। उनके लिए मेरे ख्याल थोड़ी रिलैक्सेशन होगी, क्योंकि वो जो है वो एक रिसर्च और एजुकेशन के लिए आएंगे ताकि वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो। अगला नुकता यह है कि यूरोपीय यूनियन के सिटीजन जो स्वीडन में रहेंगे 3 महीने से अगर वो ज़्यादा रहेंगे तो उनको अपने आप को माइग्रेशन बोर्ड के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा कि हम 3 महीने से ज़्यादा यहाँ पे रह रहे हैं। इस वक्त इसकी जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा यह है कि वो कहते हैं जी कि हमने जो रेफ्यूजीज़ लेने हैं या हमने असाइलम जो देना है स्वीडन में, वो EU के जो कानून है और जो यूरोपीय यूनियन का सबसे कम वाला लेवल है उस पर हम लेके जाएंगे, यानी कम से कम। और ये अगले साल मौसम बहार से शायद इस पे वो जो है वो अमल दरामद करें। इस हवाले से जो SD के सरबराह हैं जिमी योगेसन, उन्होंने कहा जी कि माइग्रेशन में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हम लेके आएंगे और EU के जो दूसरे ममालिक हैं उनका हम जायज़ा लेंगे कि वो किस तरह से
जो है वो इन पॉलिसीज़ को चला रहे हैं, वो किस तरह से असाइलम दे रहे हैं। बल्कि असाइलम के लिए वो कह रहे हैं कि ये ट्रांजिट सेंटर होने चाहिए दूसरे मुल्कों में, जो लोग असाइलम लें उनको बराह रास्त स्वीडन में रखने की बजाय दूसरे मुल्कों में रखा जाए, वहाँ उनका केस सुना जाए, अगर उनका केस ठीक हो तो उनको आने दिया जाए, अदरवाइज़ उनको जो है वो उन मुल्कों में ही रखा जाए। जैसे डेनमार्क वाले कोशिश कर रहे हैं कि रवांडा में उनका जो है वो सेंटर जो है वो बन जाए। और उसके बाद यह है कि अगर किसी को असाइलम की वजह से रेजिडेंस परमिट दे दिया जाए, लेकिन उसके बाद उसके मुल्क में हालात अच्छे हो जाएं, तो फिर उसका रेजिडेंस परमिट कैंसिल करके उसको कहा जाए कि अब आप जो है वो वापस चले जाएं। फैमिली रीयूनियन के बारे में भी ये बड़े सख्त लॉज लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं जी फैमिली यूनियन में सिर्फ बीवी और 18 साल से छोटे बच्चे बस ये शामिल होंगे। 18 साल से बड़ी उम्र के बच्चे, 21 साल तक के बच्चे, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, रिलेटिव्स दूसरे जो हैं वो नहीं उसमें शामिल होंगे। और बाज़ केसेस में अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो डीएनए टेस्ट भी ले सकते हैं। बल्कि जो मॉडरेट पार्टी है, इसकी पॉलिसी ये भी है कि कज़न मैरिजेस को भी जो है वो बैन किया जाए, लेकिन वो भी इस मुआहदे में शामिल नहीं है। मुमकिन है अगले स्टेप पे कहीं वो इस बारे में सोचें। नेशनलिटी अभी स्वीडन में 5 साल के बाद मिलती है, लेकिन वो कहते हैं कि नेशनलिटी जो है वो 8 साल उसकी मुद्दत कर दी जाए, और उसके लिए स्वीडिश ज़बान, स्वीडिश के मुआशरे के बारे में, सोसाइटी के बारे में, स्वीडिश कल्चर के बारे में एक टेस्ट लिया जाए, और वो टेस्ट पास करें तो उनको नेशनलिटी दी जाए। बल्कि नेशनलिटी के लिए इंटरव्यू होना चाहिए, और इंटरव्यू करने के बाद अगर वो इंटरव्यू पास करें तो उनको जो है वो नेशनलिटी दी जाए। उसमें फिर स्वीडिश लैंग्वेज का भी पता चल जाएगा, और जिनको नेशनलिटी दी जाए उनसे फिर हलफ लिया जाए, जैसे बरतानिया में जो है वो नेशनलिटी के लिए हलफ लिया जाता है। उसके बाद ये है कि नेशनलिटी उन लोगों को दी जाए जो फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर सके, जो इतना कमा सकें कि अपना खर्चा खुद उठा सकें, उनको नेशनलिटी दी जाए। अगर इससे कम हो तो उनकी नेशनलिटी की दरखास्तें ना ली जाएं। और दूसरा यह कि जिनके पास डुअल नेशनलिटी है, दोहरी शहरियत है, अगर उनको गलत बुनियाद पे यानी माइग्रेशन बोर्ड की गलती की वजह से स्वीडिश नेशनलिटी मिल गई है, या उन्होंने कोई गलत बयानी की है, गलत डॉक्यूमेंट दिए और उसकी बुनियाद पर उनको नेशनलिटी मिली है, या तीसरा अगर वो कोई ऐसा जुर्म करें जिनको बड़ा हो, तो उस सूरत में, इन तीनों सूरतों में उनकी स्वीडिश नेशनलिटी कैंसिल कर दी जाए, फिर उनके पास उनके अपने मुल्क की ही नेशनलिटी रहेगी। और अगला यह है कि जो लोग यहाँ से जाना चाहें उनकी मदद की जाए और उनको वापस अपने मुल्कों में भेजा जाए। जो लोग यहाँ पे रेजिडेंस परमिट पे रह रहे हैं, यानी सिटीज़न नहीं है, स्वीडिश सिटीज़न नहीं है, अभी उनकी वो रेजिडेंस परमिट है, पीआर है, या अभी वो प्रोसेस में है, उनका जायज़ा लिया जाए कि वो मुआशी तौर पे खुद निसारी पे हैं और वो मुआशरे में एडजस्ट हैं। मुआशरे में तो नहीं कि वो मुआशरे से बिल्कुल कट के रह रहे हैं। तो अगर वो इस किस्म के कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या जैसे बच्चों के मसाइल आते हैं, तो उनको जो है वो वापस भेजा जाए, उनकी शहरियत की दरख्वास्त जो है वो कबूल ना की जाए। स्टूडेंट्स के हवाले से भी उन्होंने बड़ा जो है वो सख्त जो है वो पॉलिसी बनाने का अंदिया दिया। उन्होंने कहते जी कि जो हाल ही में आपको पता माइग्रेशन बोर्ड की एक पॉलिसी आई थी जिस पे बड़ा बहस हुई थी, वो उसको भी उन्होंने जो है वो देखा है। वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स वीज़े के लिए जो बाकी यूरोपीय मुल्क जिस तरह का सख्त क्राइटेरिया रखते हैं उस तरह का क्राइटेरिया रखा जाए, और अगर किसी किस्म का शक हो कि ये जो स्टूडेंट वीज़ा है इसको मिसयूज़ किया जाएगा, पढ़ाई के लिए नहीं होगा, सिर्फ स्वीडन आने के लिए, स्वीडन आके कहीं और जाना है, तो उनको स्टूडेंट वीज़ा ना दिया जाए। स्टूडेंट वीज़े के लिए जो है वो शराइत को सख्त की जाएं और मुकम्मल तौर पे जो छान फटक करके फिर जो है वो स्टूडेंट वीज़ा दिया जाए। और उसके बाद ये है कि जब नेशनलिटी किसको देनी है तो उसका पूरे EU से रिकॉर्ड चेक किया जाए, क्या ताकि किसी और यूरोपीय मुल्क में उसने कोई ऐसी जो है वो जुर्म तो नहीं किया। तो ये माइग्रेशन की जो कह लें कि सवाल है, ये इस इलेक्शन में भी इनका बुनियादी नुक्ता था, और SD तो वजूद ही एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज़ की वजह से आई है, बाकी जमातें भी इनके साथ हैं। तो ये इनके सारी जो हैं वो तजावीज़ हैं, या ये हैं कि जिन पे इन्होंने इत्तफाक राय किया है। अब ये आइंदा आने वाले दिनों में रफ्ता रफ्ता ये तजावीज़ आती जाएंगी, हुकूमत के पास, पार्लियामेंट के पास जाएंगी, और ये जो है वो कानून बनते जाएंगे। लेकिन अभी पुराना कानून ही चल रहा है, अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सा कानून कितनी देर लगेगी, उसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं, बाज़ चीज़ों के तब्दील होने में जो है वो साल भी लग सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी जो चीज़ें हैं
वो आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो वाज़े हो सकेंगी। बहरहाल इस पूरे जो 63 सफ़े का मुआहदा था, इस को बगौर पढ़ के इसके जो अहम तमाम नुकात थे वो मैंने इन दोनों वीडियोस की सूरत में आपके सामने पेश कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है बहुत सी आगाही हो जाएगी। आइंदा आने वाले दिनों में जो जो डेवलपमेंट्स होती जाएंगी या जो स्वीडन की जो ख़बरें हैं वो स्वीडन की डायरी की सूरत में आप देखते हैं वो आपको मिलती रहेंगी। अपना फीडबैक देते रहिए, अपना जो है वो कोऑपरेशन देते रहें, और जिन अब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया वो सब्सक्राइब करवाएं और अपने दोस्त साहब को भी कहें, ताकि फिर जो है वो ये सिलसिला मैं भी एक बड़ी एनर्जी के साथ और आप लोगों की जो है वो मोहब्बत और आप लोगों की अप्रिसिएशन के बाद फिर इसको मैं कंटिन्यू रख सकूं। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।